जैसे ये एडिशन सैन जजेस को उन्हें अख्तियार दिए हैं, जज तो वो पहले ही हैं, कोई नए भर्ती नहीं हुए। उन्होंने एक फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत उन्हें अख्तियार दे दिए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक्स अफिशो जस्टिस ऑफ पीस, एक्स अफिशो यानी कि अपने अख्तियारात के अलावा एक अजाफी अख्तियारात, एडिशनल जो अख्तियारात हैं वो दिए जाते हैं, इसलिए कहते हैं एक्स अफिशो जस्टिस ऑफ पीस। इस तरह हर जो एडिशनल सेशन जज है या हर सेशन जज है वो बाई विर्चू ऑफ हिज डेजिग्नेशन ही इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स अफिशो जस्टिस ऑफ पीस। अगर सपोज़ के एक जज इधर लाहौर में जस्टिस ऑफ पीस है तो वह उसकी ट्रांसफ़र हो गई है उधर रावलपिंडी में, तो वो उधर जाके रावलपिंडी में उसके कोई इख्तियारात दोबारा नहीं दिए जाएंगे, वो इख्तियार जहाँ जहाँ जाएगा वो इख्तियार करेगा। तो इसलिए इसे कहते हैं कि एक्स अफिशो जस्टिस ऑफ पीस। हाँ हाँ, नहीं जस्टिस ऑफ पीस का अख्तियार तो उसके पास हैं। नहीं, वो तो सेशन जज सिर्फ केसेस मार करता है ना, मतलब जितने केसेस हैं, चाहे वो मर्डर केसेस हों, चाहे वो अपीलें हों, चाहे ये बाई बी की पिटिशन हों, वो सारी दायर होती हैं सेशन जज के पास। आगे सेशन जज जो है ना वो वर्कलोड देख के उनके पास लिस्ट पड़ी होती है कि इस जज के पास केस कम है, इसके पास ज़्यादा है, वो उसे तकसीम कर देते हैं ऑन डेली बेसिस पे। तो वो मतलब है कि उसे केस तकसीम, यस यस यस। अब ये जो है बाई ए तो पढ़ लिया, अब बाई बी है ये, हैं जी जस्टिस ड्यूटीज़ ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस, उसके क्या फ़राइज़ हैं। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एवरी जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, अब सिर्फ दो चीज़ें जो एडिशनल सेशन जजेस जो डील करते हैं, एक कर रहे हैं कि फॉर लॉजिंग ऑफ FIR, कोई शख्स कहता है जी कि मैं थाने में गया हूँ, मेरी घर चोरी हुई है तो मैं बार बार थाने जा रहा हूँ, मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही, विच इज़ आल्सो ए कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी। तो वो एक एप्लीकेशन देगा बाई ए बाई बी की सेशन जज के पास, सेशन जज वो एप्लीकेशन किसी एडिशनल सेशन जज को इंटरेस्ट कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है फॉर एडजुडिकेशन। तो वो अब एडिशनल सेशन जज क्या उसमें ऑर्डर पास करेगा, वो करेगा कि कॉल ए रिपोर्ट फ्राम द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन थ्रू SHO। सपोज़ के वो बाटी गेट है थाना, शादमान है, तो वो शादमान के या बाटी गेट के SHO से रिपोर्ट तलब करेगा। रिपोर्ट तलब ये करेगा कि भाई इस शख्स ने आपके पास कोई दरख्वास्त दी थी, अंदराज मुकदमा की, अंदराज पर्चा की, तो आपने वो पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया, वो रीज़न बताई दें। तो नॉर्मली 2-4 दिन की तारीख होती है, 1 हफ़्ते की मैक्सिमम होती है, तो वो SHO की तरफ से वो रिपोर्ट चली जाती है। नॉर्मली वो ये आती है जी कि हमारे पास उसने दरख्वास्त ही नहीं दी, हमारे पास आया ही नहीं है, यही मतलब है, वो बहाना करते हैं। तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि हर जो दरख्वास्त थाने में दी जाती है वो एक उधर उन्होंने फ्रंट डेस्क बनाया हुआ है प्रैक्टिकली। तो वो दरख्वास्त उधर जाके बाकायदा कंप्यूटर में वो उसका अंदराज होता है, उसका वो स्कैन कर लेते हैं ताकि कल को वो पुलिस वाले कहें जी हमारे हाँ तो दरख्वास्त कोई नहीं है। उसकी एक रसीद दे दी जाती है, चाहे वो पर्चा काटें या ना काटें, वो जो एप्लीकेशन गुजार है, दरख्वास्त गुजार है, उसको एक उसकी रसीद दे दी जाती है। तो वो रसीद की कापी साथ बाई ए बाई बी की लगाई जाती है कि जी ये तो मैंने देखो जी कि मैंने तो दरख्वास्त भी दी है, इसका रिकॉर्ड है। तो फिर वो मतलब है उस तरह वो बाने शाने कर रहे हैं जी कि ये जी हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ये वकूआ इसका मतलब है जो बयान किया जा रहा है ये झूठा है या ये मशकूक है, उस तरह वो बाने करेंगे। तो फिर वो जो है ना ये अच्छा वो दूसरी पार्टी को भी नोटिस एडिशनल सेशन जज करेगा जिसके खिलाफ FIR होनी है, तो उसको भी तो उन्होंने बुलाना है, उसको भी नोटिस चला जाता है। तो वो SHO की तरफ से रिपोर्ट भी उधर आ जाएगी और वो पार्टी जो एग्रीव्ड है जिसके खिलाफ FIR दर्ज होनी है वो भी उधर आ जाएगी। वो इधर फिर बहस होगी
कि जी ये वाक़या हुआ है, वो कहते हैं कि जो ये ऐसा वाक़या नहीं हुआ, ये झूठ है, सच है। फिर वो जो ASJ है, जस्टिस ऑफ पीस, वो इसका फ़ैसला करेगा। वो करेगा कि नहीं ठीक है जी, अगर ये झूठा है सच्चा है, इसका फ़ैसला तो इन्वेस्टिगेशन में होगा, तो आप फ़िलहाल इसकी FIR तो दर्ज करो। वो आर्डर कर देगा कि रजिस्टर्ड द FIR एज पर कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड कॉपी ऑफ द FIR बी सेंड टू दिस कोर्ट, कि इस अदालत को भी उसकी कापी भिजवाई दे FIR की, ताकि वो टरहा ना दें। तो इस तरह वो उसकी जो है ना ये FIR की कापी मतलब है कि आ जाती। सर अब जिस तरह ये रिपोर्ट है, यहाँ पर तो मेंशन है कि इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट वगैरह मंगवाएगा। अब तो एक मैकेनिज्म बन गया कि वो कंप्लेनेंट सेल बकायदा हाँ। बना गया SP इन्वेस्टिगेशन के नीचे। जी जी अब जी। वो सारे इस चीज़ को करके इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट भेजते हैं। लेकिन अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ हायर कोर्ट्स देखते हैं, वो बाइंडिंग भी नहीं रखी जाती कि अब उसके पास इख्तियार है कि वो विदाउट इसके भी ऑर्डर कर सकता है, अगर उसको क्लियर कट नज़र आ रहा है ये भी ये FIR बनती है और उसको दे दिया जाए। अगर नहीं वो उसको महसूस होती है, प्रैक्टिस यही करते हैं कि रिपोर्ट ले आओ जी। फिर अगर उसको नहीं consider मतलब है ये मैं एडिशन साहब जज साहबान ये करते हैं, सपोज़ कि कोई लड़ाई झगड़े का केस है, बंदा ज़ख्मी हुआ है, MLC साथ लगी हुई है एप्लीकेशन की, तो फिर वो SHO से रिपोर्ट नहीं मांगेगा, ठीक है। वो स्ट्रेट अवे भी जो ASJ है, जस्टिस ऑफ पीस है, वो ऑर्डर कर सकता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इन प्रिमा फशाई, तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। MLC इसकी साथ लगी हुई है, बंदा इंजर्ड है और MLC भी उसने सरकारी हॉस्पिटल से कराई हुई है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो SHO से रिपोर्ट मांगे। या कोई चेक का डिसऑनर हो जाता है, उसका सबूत मतलब है चेक की फ़ोटोकॉपी लगी हुई है जो डिसऑनर हुआ है, और चेक भी उसी मुलज़म ने इशू किया होता है, तो उस सूरत में भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो SHO से रिपोर्ट करे, मगर ये कह लें कि एहतियातन तौर पे अंडर प्रिकॉशनरी मेजर्स वो एक नोटिस ज़रूर दिए जाते हैं कि ताकि जिसके खिलाफ FIR दर्ज होनी है, अगर वो पुलिस वाले खुद ना आए तो कम से कम उस बंदे को बता देते हैं टेलीफोन करके, भाई आपके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आई है, तो आप फ़लाँ तारीख है, उस दिन जाके ना अपना केस लड़ देना। सर ये तो आपने एक MNC के साथ मिसाल बता दी। हाँ, कि हाँ। वहाँ पर वो क्लियर कर। सर ये जो मामला होता है फॉर्जरी या फैब्रिकेटेड का, पब्लिक डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्जांपल हम एक प्रपोजिशन ड्रॉ करते हैं, एक निकाहनामे के अंदर एक जाली एंट्री आई। इससे पहले तो जाली एंट्रीज अगर आती थी, फैमिली में भी इसकी रेमेडी है और PPC के तहत भी इसकी रेमेडी है। सर अब वो जो एंट्री आई है वो समझ लें परत नंबर 1 में आ गई है, और परत नंबर 4 और बकाया 2 और 3 जो पते हैं उसके अंदर वो कॉलम फिल नहीं हुआ, ठीक है। अब ये तो देखा जाए प्रेमा फशाई, वो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि फैब्रिकेशन तो हुई है। अगर उसके रेलेवेंट फोरम में भी वो बंदा चला जाता है, उसको इंक्वायर करवा लेता मामले को, और वहाँ पर भी ये बात मामला सेट हो जाता है कि ये फैब्रिकेशन भी हुई है। उसके बाद ये जो है ना एक मामला था 6-5 का, जिसके अंदर एक जाली एंट्री का मामला है, वो जो था ऊपर गया क्रिमिनल डिवीजन में। क्रिमिनल डिवीजन में जज साहब ने देखा कि ये दोनों में कंट्राडिक्शन आ रही है, उसने केस नीचे रिमांड होकर भेजा। अब जब कंट्राडिक्शन का पता चला एक बंदे को, जो प्लेंटिव पार्टी थी, उसने इसको इंक्वायर कराने के बाद पुलिस के पास गया, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, वो 22 AB में गया। अब वहाँ पे जज साहब एक क्लियर कट चीज़ देखते हुए उसको फिर पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवा देते हैं। अब रिपोर्ट में भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि जनाब अली ये फर्जरी हुई है, ठीक है। हमने जो मामला थे, जो एविडेंस थे, वो भी और मुतल्लिका इदारे में भी कंफर्म किए, उसके बावजूद वो ऑर्डर नहीं पास होता। ये जो जज साहब हैं, हाँ, ये ऑर्डर पास नहीं करते और फिर आगे डायरेक्ट कर देते हैं कि क्योंकि अक्सर नई जजमेंट आई है हाई कोर्ट की लेटेस्ट 2025 की, कि जो मामलात है ना वो देखे जाएंगे एंटी करप्शन के अंदर। सर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि वो डायरेक्ट उसको कर सकते हैं कि एंटी करप्शन FIR दे, या वो कहेगा नहीं कि मामला आप देखें, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं और आप इसको आगे देखें। सर वो डायरेक्शन कैसे देगा? वो डायरेक्टली उसको डायरेक्ट कर सकता है, उसकी पावर्स हैं, या वो अगर तो जैसे ये आप अभी फरमा रही हैं कि वो निकाहनामा में वो कोई फोर्जरी हुई है, कोई जाली एंट्री हुई है, तो ये एक निकाहनामा में ये जो ना पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो जो निकाह है या निकाह रजिस्ट्रार है, ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी दी गवर्नमेंट सर्वेंट एज़ पर डेफिनेशन ऑफ ये PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का ये एक्ट है,
उसमें भी ये इसके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आया गया। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा जुर्म करे तो उसका वो जो है ना, उसका जो प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रायल है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। तो अब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का और हमारी पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है। हम तो मतलब है कि इधर सीधा ही मतलब FIR हो जाती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उधर पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, बाद में FIR होती है। FIA और जो ये जो एंटी करप्शन है, इन दोनों में ये फ़र्क है। हमारी मतलब है जो जनरल FIR हैं अंडर जनरल लॉ, वो तो ये है कि पहले FIR होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो उधर पहले इंक्वायरी होती है, फिर FIR होती है। हैं जी, तो ये फ़र्क है। तो इसलिए जो अगर कोई केस ऐसा, अब मुझे उसके फैक्ट्स का तो नहीं पता, ना मेरे पास हैं, जैसे आप फरबारी हैं, तो वो चूँकि एंटी करप्शन का केस होगा तो उसने मतलब है कि उधर से रिपोर्ट मांगी होगी, उन्होंने कहा होगा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, तो फिर वो रेफ़र कर दिया जाता है। उधर स्ट्रेट अवे आर्डर नहीं किया जाता कि पर्चा दर्ज को, वो उधर ही आर्डर किया जाता है कि उनका जो फंक्शनरी है एंटी करप्शन की, कि इंक्वायर इनटू द मैटर एंड देन प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि आप अपने मतलब तरीक़ाकार के तहत इसकी इंक्वायरी करें। अगर इंक्वायरी में ये साबित हो जाता है तो फिर अकॉर्डिंग टू मतलब है कि योर ओन वो उसे FIR करें। यहाँ पर सिर्फ उसको आगे रेफर करने तक के हैं, रेफ़र करने के जो क्योंकि डायरेक्ट ना FIA को डायरेक्शन दी जा सकती है बाई जनरल कोर्ट्स, यानी कि ये जनरल कोर्ट्स हैं। तो ये मतलब है ना FIA को डायरेक्शन दे सकते हैं, ना ये एंटी करप्शन को दे सकते हैं। पहले ये देते रहे हैं। तो मैं भी एक स्टेज में मैं भी ये करता रहा हूँ। उसके बाद ये एक हाई कोर्ट की है ना अथॉरिटी मतलब है आई, उन्होंने साइटेशन दी कि नहीं, उनका चूँकि तरीक़ाकार डिफरेंट है, उनके अपने लॉ में वो पहले इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के बाद वो FIR करते हैं। तो इसलिए अगर आपने ये आर्डर कर दिया कि इसकी FIR दर्ज करो, तो वो फिर जो उनकी इंक्वायरी एक लीगल उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बाईपास हो जाएगी। तो इसलिए मतलब है कि आप ये उन पे छोड़ दें, मेट्रो ने रेफ़र कर दें। हाँ, मेट्रो ने रेफ़र कर दें, वो कर दें, वो कर देगा। सर इसमें एक और भी क्वेश्चन है कि एक तो ये मामला हुआ कि एंटी करप्शन को कर दिया, ये तो हो गया यूनियन लेवल से। अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है कंट्रोलमेंट बोर्ड में, FIA के लिए भी वो थ्रू यही क्योंकि उसको तो देखिए कंट्रोलमेंट बोर्ड आता है सेमी गवर्नमेंट, ये फेडरल के अंदर, हाँ फेडरल गवर्नमेंट है, उसको एंटी करप्शन डील नहीं कर सकता ना वो FIA का उनका क्राइम एंटी करप्शन सेल होता है। FIA का एंटी करप्शन सेल इसे कहते हैं। ये वहाँ पे डायरेक्ट होगा। हाँ, वो वहाँ पे डायरेक्ट होगा। सर यहाँ पर यही एक बात मैं समझ नहीं पा रही थी कि यूनियन कौंसिल का मामला हो, ठीक है, फिर वहाँ तो एंटी करप्शन को भेजा जा सकता है, लेकिन अगर बात आ जाती है कंट्रोलमेंट बोर्ड की जिसको फेडरल मिनिस्ट्री हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आते हैं, वो कभी भी एंटी करप्शन के अंदर मामला नहीं जाएंगे। नहीं एंटी करप्शन नहीं जाएंगे। वो FIA को मतलब है जज FIR को भेजेगा, DG FIA या कोई डायरेक्टर है पंजाब लेवल का डायरेक्टर, मतलब पंजाब का वाक़या है तो डायरेक्टर FIA पंजाब को रेफ़र करेगा कि इसे अपने रेलिवेंट लॉ में आप इसे मतलब देखो। यहाँ पे जजेस अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक फ्री को नहीं पता था, उसने उसको पार्टी नहीं बना रखा। एंड में तो आपको पार्टी बना लेना जिसके खिलाफ आपको जिस तरीके से डायरेक्ट करवाना है। सर वहाँ पर FIA पार्टी नहीं बनाई गई। अब यहाँ पर वो इख्तियार रखते हैं कि वो FIA को डायरेक्ट समझते हुए, क्योंकि ये फेडरल के अंदर है, मे बी ये अननोन हो, उसको ना बताओ, तो ये फेडरल का मामला बनता है, ये फेडरल को डील करना। नहीं, उसमें FIA को ज़रूरी नहीं पार्टी बनाना, क्योंकि FIA उसमें कोई अग्रीव्ड पार्टी नहीं है, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना। अग्रीव्ड पार्टी तो वो है जिसके खिलाफ FIR होनी है, जिसके खिलाफ केस मतलब है कि अल्टीमेटली दर्ज होना है, वो ज़रूरी पार्टी है। तो लॉ ये कहता है कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ कोई आर्डर पास ना मतलब किया जाए। तो कर सकती है वो कागनिजेबल है, 467 कागनिजेबल है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए बगैर उसको कहीं और रेफर कर देना, कि ये भी जस्टिस बनता है इसके अंदर। बहरहाल मुझे उसके फैक्ट्स तो नहीं पता, मतलब केस टू केस चीज़ें ये वेरी करती हैं। नॉर्मल तरीका तो ये है कि जो जस्टिस ऑफ पीस है वो FIR इन 90% केसेस में वो ऑर्डर कर देते हैं। FIR नहीं रोकते। अगर थोड़ा सा भी मतलब है कि उसमें कुछ जान है उसमें कंटेंट्स में, तो वो रोकते नहीं, FIR का ऑर्डर कर देते हैं। हाँ जी,
तो अगर FIR का आर्डर कर भी दें तो उसके खिलाफ रिवीजन लाइक होती है, हाई कोर्ट में वो चले जाते हैं, उधर जाकर आर्डर सस्पेंड हो जाता है। तो नॉर्मली ये मतलब मैं रोकते नहीं हैं, वो कर देते हैं। तो बाज़ केस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी भी आ जाती है, वो एक अपना एक अलग केस जो है ना वो बिल्ट काउंटर ब्लास्ट के वो बिल्ट कर देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में उतना लॉ इस्तेमाल नहीं होता जितना लॉ मिस यूज़ होता है। ठीक है, एक मतलब है कि सच्चा वाक़या होता है, मर्डर हो गया है, तो सामने नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से एक मतलब है कि फिक्टिशियस सा कोई मतलब है केस में वकूआ बना के वो भी कहते हैं जी हमारे साथ भी ये ज्यादती हुई है। सर ये जो काउंटर असल मना किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से कि ये नहीं देना चाहिए। एक मामला आ गया ना, एक ही मामले के ऊपर दोनों पार्टीज को एट अ टाइम सुना जा सकता है, ठीक है, सेम अफरज है, सेम मामला है, उसके ऊपर एक काउंटर ब्लास्ट लेके एक वो खिचड़ी पका देना, ये बहुत मतलब है सारी टू से ये चीज़ें, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, इसमें हमारी जो है ना बार एसोसिएशन वकला ये मतलब है मशवरे देते हैं। एक वाक़या 100% ठीक हुआ है, जेन्युइन हुआ है वकूआ, दूसरी पार्टी उनके पास वकील के पास जाएगी कि जी साडा कोई करो, वो कहेंगे को नहीं कर लेने, वो झूठा वकूआ बनाएंगे कि यार नई लड़की मतलब जा रही सी कॉलेज जी बाहर, इन्होंने फलां ने अगवा करने की कोशिश की। हाँ जी, वो मतलब है जो असल वकूआ हुआ है वो एक तरफ रह जाएगा, उन्हें अपनी पड़ जाएगी कि यार तो सानू जो ना अगवा का परचा साढ़े से आता पे औरत का। ये भी मतलब है कि होता है, यही तरीके हम ही बताते हैं उन्हें, उन्हें कहा असी निबड़ लेने असी इंज तो इंज ही सही फिर तरीका क्या होता है कि उधर फिर सुलह हो जाती है, जो असल वाक़या होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, एक साइड पे हो जाता है, तो अल्टीमेटली सुलह हो जाती है, वकील हाँ वीक हो जाता है, वो उनकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है सारी। तो ये चीज़ें हाँ, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कचहरी का जो लॉ है, मैं कहता हूँ कि ये इसमें नहीं है, वो मतलब है कि उधर और लॉ है। हाँ, तो वो तभी पता चलता है जब आप उधर जाएं एज वकील। हाँ हैं जी, एप्लीकेशन और पिटीशन में एप्लीकेशन नॉर्मली ये जो है ना ये मतलब दी जाती है बिफोर नॉन जुडिशल फंक्शनरी, मतलब है कि थाने में दे दी, थाने में जो होती है वो पिटीशन नहीं होती, वो एप्लीकेशन होती है। जो जजेस होती है या जुडिशल प्रोसीडिंग होती है उसमें पिटीशन, उसका लफ्ज़ है पिटीशन, अगरचे मकसद एक ही है, मकसद एक ही है, तो उसके जो फ्रूट्स हैं रिज़ल्ट हैं वो भी एक ही हैं। जो जुडिशल ऑफिसर के पास या जुडिशल अथॉरिटी के पास जो दी जाती है कोई एप्लीकेशन, उसे पिटीशन कहते हैं। तो जो अदर दैन जुडिशरी दी जाती है, मतलब ये LDA में कोई दे दी है वो एप्लीकेशन होगी, पुलिस को दी है वो एप्लीकेशन मतलब दे दी, या और इस तरह की ये फ़र्क है दोनों में। अदरवाइज़ उसका मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है। हैं सिविल लॉ में एप्लीकेशन है, मतलब एक क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मकसद में दोनों का एक ही है, एक ही है दोनों का मकसद। हाँ मतलब है अब तो ये बहुत सारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है अथॉरिटी कि एक वकूए की 2 FIR नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करिए क्रॉस वर्शन FIR। क्रॉस वर्शन FIR कोई नहीं होती, सिर्फ क्रॉस वर्शन होती है। वो उसी FIR में ही सपोज़ के एक FIR दर्ज हुई है कि जी इस शख्स ने मतलब है कि फ़लाँ को ये अगवा किया है, ये मतलब है कि FIR दर्ज हो गई है 365 की या 364 की। मदई फ्री कहता है जी कि हमने अगवा नहीं किया बल्कि हमारे बच्चे को इन्होंने अगवा उठाया है, ये है क्रॉस वर्शन, इसको कहते हैं क्रॉस वर्शन। हाँ जी, यानी कि एक वर्शन उनकी है और एक वर्शन दूसरी तरफ से है, और वो आपस में मतलब है कि मुल्ज़म एक दूसरे को मुल्ज़म कह रहे हों, फिर क्रॉस वर्शन होती है। ये नहीं कहता कि ये जो हमारा जो बच्चा जो उठाया गया है ये मिस्टर डी ने उठाया है, इन्होंने नहीं उठाया, ये क्रॉस वर्शन नहीं होगी, ये एक इंडिपेंडेंट वकूआ होगा। मतलब है कि
क्रॉस वर्शन में, ओरिजिनल वर्शन में जो नेम ऑफ द एक्यूज्ड हैं दे मस्ट बी द सेम, मुलज़म एक होने चाहिए। हाँ जी, फिर वो क्रॉस वर्शन मतलब होगी। हाँ हाँ नहीं, अगर वकूआ एक है तो फिर तो मतलब है कि एक होगा। अगर उसमें कोई फ़र्क नहीं, मरे दोनों साइड हैं, मतलब प्लेस ऑफ अक्रेंस डिफरेंस होगी, प्लेस ऑफ अक्रेंस डिफरेंट हो सकती है, मोटिव डिफरेंस हो सकता है, नंबर ऑफ जो है ना नेम ऑफ असेलेंट पार्टी वो डिफरेंट हो सकती है, एग्रीड पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ जी, वो उसमें मतलब है कि फ़र्क है। अगर एक ही टाइम में एक ही वक्त में लड़ाई हुई है, एक बंदा उधर से मर गया है, एक बंदा उधर से मर गया, दोनों तरफ से, तो उसमें भी FIR एक ही होगी। अलबत्ता वो वर्शन मतलब है कि अपनी उसका भी मतलब है पोस्टमार्टम होगा, उसका भी पोस्टमार्टम होगा। हैं जी, कंप्लेंट दोनों, एक उसका कंप्लेंट एक उसका कंप्लेंट, वर्शन दोनों की सुनी जाएगी। FIR एक ही होगी। वकूआ एक है ना, वकूए में चाहे 10 बंदे मर गए हैं, वकूआ एक है, तो उधर जो मदई है वो भी अपनी वर्शन उधर देगा, उधर अपनी वर्शन देगा। ट्रायल भी उनका इकट्ठा ही होगा, ट्रायल भी इकट्ठा ही होगा, एक ही अदालत करेगी, वो अपनी शहादत पेश करेगा, वो अपनी शहादत पेश करेगा। उसका नंबर ला गया, उसके बाद फिर दूसरी FIR नहीं होगी। वो मतलब अगर कोई करेगा तो उसे कहेंगे आप क्रॉस वर्शन में आ जाओ, उसकी FIR नहीं होगी, बाकी केस उसका दर्ज हो गया सारा। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह होगी, वो ज़मानतें भी उसी तरह वो कराएगा, दूसरी पार्टी भी जिस तरह पहले वाली है, प्रोसीजर वही होगा, सिर्फ FIR एक होगी। वो भी मतलब मुलज़म होंगे, वो भी मुलज़म होंगे। ट्रायल एक होगा, वो अपनी शहादत पेश करेंगे, वो अपनी शहादत पेश करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो कचहरी में ना जो मामला तो वो और हैं, ला मतलब और है, उधर मतलब है वो और हैं। वो एक वकूए के 6 आगे केस भी बना लेते हैं, तो उसमें मतलब ऐसे नहीं है बिल्कुल। हाँ अच्छा सर, वो चलाई जाए, वो अपनी मर्जी करी जाते हैं, वो अपनी मर्जी करी जाते हैं, और रोज़ साइटेशन मतलब है दे के थक जाते हैं, मगर फिर भी उस तरह मतलब है चलिए। हाँ हाँ देखना नहीं बन रहा बिल्कुल। हाँ हाँ विदाउट नोटिस भी कर, हाँ फिर बाइंडिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो ऐसे करते हैं, बदयांती तो मतलब है वो करते हैं, मजबूरी बन जाती है। जब जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर कर देता है, उसके वो ऑर्डर की कापी भी चली जाती है SHO के पास कि FIR दर्ज करो, वो FIR दर्ज कर लेते हैं। अब उनकी मजबूरी बन जाती है, एक पेन के साथ वो दर्ज करते हैं, दूसरे पेन के साथ वो खारिज कर देते हैं कि ये वकूआ झूठा है। वकूआ का कोई ठोस जो है ना सबूत उन्होंने करनी होती है। ज़ाहिर है जिसके पास हथियार रहता है वो खारिज भी कर सकते हैं। वो फिर एक और रेमेडी आ जाएगी, वो जो कैंसलेशन है, जो पर्चा खारिज करेंगे उसके ख़िलाफ़ मतलब है कि फिर इधर आएंगे। तो बहरहाल वो एक केस से मतलब है कई चलते हैं। बहरहाल अब उन्होंने क्या दिया कि कोई भी केस जो खारिज करेंगे जस्टिस ऑफ पीस के, वो उसकी जितनी जो है ना हर महीने उनकी जो है ना रिपोर्ट्स एक सह जज को भिजवाया करेंगे। वो एक चेक उन्होंने कर दिया है कि जितने केसेस खारिज किए गए हैं और वो ऑन दी डायरेक्शन ऑफ जस्टिस ऑफ पीस अगर दर्ज हुए थे, तो जितने केस खारिज करेंगे उनकी रिपोर्ट जो है ना सह जज को मंथली बेसिस पे भिजवाई जाए। वो सह जज उसमें देखेगा, वो उसके हमारी एक मीटिंग होती है, उसे मतलब है कि कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हर महीने वो होती है। उसमें सह जज मौजूद होता है, DC मौजूद होता है, DPO मौजूद होता है, और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होता है, और इस तरह के ये जो है ना ये 5-7 जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट हेड वो मौजूद होते हैं। उधर सारी चीज़ें ये ले दे होती हैं, भाई हमने 100 केस का ऑर्डर किया है कि पर्चा दर्ज करो, आपने 100 दर्ज तो कर लिए हैं, नेक्स्ट डे आपने उसमें से 95 खारिज कर दिए, ये क्यों किए हैं? वो उधर फिर हाँ
हम हाँ। नहीं देते, कोर्ट को बर्डनाइज करते हैं, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और मेरे ख्याल से इख्तियारात नहीं है इनके पास कि अगर वो नहीं अख्तियार में है, मतलब उन्हें फ़ाइन किया जा सकता है। उनकी जो है ना ये ACR जैसे मतलब पढ़ी है, उनकी ACR में मतलब वो कहते हैं DPO को कि ये चीज़ें लिखें, ये बदयानत है वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ जी, वहाँ से डायरेक्शन हाँ वहाँ से डायरेक्शन होती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट कि मिन असल कौम, क्योंकि हम सारे इस सिस्टम का हिस्सा हैं कि कहाँ कहाँ मतलब है कि ये चीज़ें जाके लड़ी जाती हैं। पुलिस जिसने बदयानती करनी है उसने करनी ही करनी है, वो करते ही रहता है। हाँ जी, तो बजाय के जितने भी ये आप सारे काम कर लें, बदयानती फिर भी है, वो कंट्रोल नहीं हो सकती, मिनिमाइज हो सकती है, कंट्रोल नहीं हो सकती। तो ये मतलब हमारा नेशनल डिलेमा है। तो आगे जी ये ड्यूटीज़ पढ़ रहे थे, एक तो ये थी कि FIR दर्ज करने वाला, तो दूसरा है इफ़ द ऑफेंस रेफर टू इन क्लाज A इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस आल्सो प्रिवेंट द रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्राम और इंटरफेरेंस इन एनी वे विद द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द ऑफेंस। ये अख्तियारात नहीं दिए गए। व्हेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाई ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 9 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड विद इन सच लोकल एरिया। नेक्स्ट, रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ बाई ए पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी। अच्छा, ये उसमें पहले ये इनके पास अख्तियार था कि ये इन्वेस्टिगेशन भी चेंज कर सकते थे जस्टिस ऑफ पीस। तो उसके बाद ये इन्होंने पुलिस आर्डर 2002 में ये इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी। उसके लिए एक उन्होंने एक बोर्ड बना दिया, उसमें एक DPO होता था, एक DSP इन्वेस्टिगेशन होता था, DSP लीगल होता है वगैरह वगैरह। वो 3 4 5 उनके ऑफिसर होते हैं, वो बैठ के उधर मतलब डिसाइड करते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को तब्दील करना है या नहीं करना। ये जो है ना जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन तो दे देता है कि इन्वेस्टिगेशन ऐसी तब्दील की जाए, मगर वो उसकी जो डायरेक्शन है, वो उसका जो मामला है वो प्लेस किया जाएगा बिफोर दी उसे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड। वो हाँ मेथड उन्होंने पुलिस आर्डर 2002 में उन्होंने लिखा हुआ है, वो उधर मतलब है कि होता है। नॉर्मली वो हैं जी बोर्ड को डायरेक्शन देते हैं, वो सुन के मतलब है इसका जो है ना ये करो ये। मेडिकल बोर्ड के लिए हाँ जी 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जाके वो पेश होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। तो आगे ये एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जैसे आप कह रही हैं, बाय विर्चू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स द सेशन जजेस एंड ऑन नॉमिनेशन बाय देम द एडिशनल सेशन जजेस आर जस्टिस ऑफ द पीस विद इन एंड फॉर द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द प्रोविंस इन विच। कि सेशन जज को ये अख्तियार मतलब में दिया गया है कि वो किसी भी एडिशनल सेशन जज को ये आगे अख्तियार तफवीज़ कर दे। तफवीज़ करने से मुराद ये है कि जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियार सबके पास हैं, किस जब मार्क ही नहीं किसी के पास होंगे तो वो अख्तियार क्या इस्तेमाल कर स्पेसिफिक का कि ये जो ना ये जो 3 4 ये एडिशनल सेशन जज हैं ये सिर्फ बाई बी की पटिशन सुनेंगे, यही मतलब है हो रहा है। तो वो मतलब है कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं, तो ये सिर्फ सुनेंगे। तो इस तरह उसे कहते हैं कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। आगे जी ये ऑफिसर ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज ने पावर ऑफ कोर्ट्स आ गया जी। चैप्टर 3 है। क्या टाइम हुआ है जी? 10:50। अच्छा, तो अच्छा हमारा ये 11:30 तक है, 11 बजे तक है। चलो मैं एक ना आपको प्रपोजिशन देनी थी छोटी सी, FIR। इस पे आपने जो भी आपको आता है वो लिखना है, अभी लिख लो 10 मिनट में। हैं ब्रेक के बाद कर लें, चलो वो उसमें PPC का चलो वो भी इस रेलिवेंट ही है, तो चलो आपको टाइम मिल गया आप देख भी लेंगे। FIR क्या चीज़ होती है, कौन दर्ज कराता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें याद रखो डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ अकरेंस लिखना ज़रूरी है। डेट टाइम प्लेस ऑफ अकरेंस एंड द नेम ऑफ द विटनेसेस, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मुलज़मान के अगर नाम याद हैं पता है तो वो भी मतलब लिखने होते हैं।
नहीं बनानी नहीं है, एफआईआर पे एक शॉर्ट नोट लिखना है जो मतलब है कि 1 पेजर हो। उसमें ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं कि कितनी जल्दी मतलब है ये दर्ज कराना ज़रूरी है, अगर ये डिलेड एफआईआर होगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर प्रॉम्प्टली होगी तो उसके क्या होते हैं, कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसका क्या मकसद क्या है, वेदर इट इज़ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, वेदर इट इज़ अ कोरोबोरेटेड पीस ऑफ एविडेंस। ये चीज़ें आपने जो पता है ये आपने लिखनी है, 1 पेजर मतलब होना चाहिए। तो मेरी ये मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा जिसमें ये सवाल ना आया हो। जुडिशल रेटेड एफआईआर क्या है, उस पर मतलब है ये आपने सेक्शन भी मतलब लिखना है। तो मैंने ये चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लिखने की कराऊँ। हम क्यों मतलब है मार खाते हैं, हमें पता होता है, हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। उधर हमारे जब ये सवाल आता है तो हमें पता नहीं होता कि इस सवाल को हमने स्टार्ट कैसे करना है, हम भूल जाते हैं। उधर वक्त चूँकि थोड़ा होता है तो इसलिए जो चीज़ें मतलब हमें ज़बानी आती हैं हम स्किप कर जाते हैं, क्यों हमारी प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की। लॉ तो आपने वही पढ़ा हुआ है, एलएलबी आपने किया हुआ है, वो एलएलबी किया है जस्ट टू गेट डिग्री, वो डिग्री लेने के लिए आपने एलएलबी किया है। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट ए जॉब बाय कंपटीशन। आप कंपटीशन की बुनियाद पे जॉब एक अच्छी आपने लेनी है, और उसमें और इसमें ये फ़र्क ये है, वो आपने एक डिग्री लेनी थी वो ले ली, अंग्रेजी की गाइड पढ़ के कहीं ने ले ली है, कहीं ने मतलब है पूरी पढ़ा है, कहीं ने सिर्फ बेरेक्ट पढ़ा है, हैं जी, तो वो डिग्री मिल गई है। अब ना अंग्रेजा काम आएगा ना वो काम आएगा, अब वही काम आएगा जो बुक्स में है, और वो भी कमेंट्री वाली बुक्स में है। अच्छी मतलब ले एम महमूद की लें, शौकत की शायद अब अवेलेबल नहीं है मेजर एक्ट, तो एम महमूद का अवेलेबल है, ये भी मतलब बहुत अच्छा है। तो इस तरह एक और थे, बहरहाल ये एम महमूद का इट इज़ द बेस्ट अवेलेबल इन मार्केट। तो ये चीज़ें मतलब है आप लें। लिखने की प्रैक्टिस रोज़ मैंने करानी है आपसे, जितना आप लिखेंगे, और मेरा ये यकीन है अगर आपने आज ये एफआईआर पे नोट लिख लिया ना, ये आप सारी ज़िंदगी नहीं आपसे वो जो ज़हन में वो बैठ जाएगा, वो स्किप नहीं करेगा। जो चीज़ आज से आप लिख लेंगे, ज़बानी आपने 10 बार ये एफआईआर को पढ़ा होगा, वो आप लिख नहीं सकेंगे, आपकी आदत नहीं है। जो चीज़ अपने हाथ से लिख देंगे वो आपको आज बार हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे ये है ना, ये जो कॉमन चीज़ें हैं, और मैं ये मतलब आपको ये कहूँगा कि राइट इट योर सेल्फ। और ये वो चीज़ें हैं कि ये आप देखेंगे कभी कि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मैं ये हर एक लेक्चर में मैं एक छोटी सी प्रेपरेशन दे दिया करूँगा कि आप उस पर मतलब लिखें। तो सर जो चलान है, सर चलान की टर्म कहीं हमारी लॉ बुक में या लॉ में मौजूद नहीं है, ठीक है, ये कहाँ से डेरिवेट की है? और सेकेंडली अगर हम 173 को देखें तो वो बेसिकली लॉ के अंदर लिखा हुआ 173 की रिपोर्ट, लेकिन हम लोग उसको चलान ही कहते हैं। चलान लिखा होता है कि पुलिस रूल्स में 1934 है ना, पुलिस रूल्स 1934, उसमें चलान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 173 की रिपोर्ट को। बाकी CRPC इज़ टोटली साइलेंट, वो 173 की रिपोर्ट ही कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ जो पुलिस रूल्स 1934 के हैं उसमें 1-2 बार आया है चलान। हाँ, वही चलता है, वो जो पुलिस वालों की ज़बान है ना, ये ज़बान है पुलिस वालों की, चलान। तो जब पुलिस वालों की ज़बान होगा तब कचहरी की ज़बान भी वो फिर वही है। अदरवाइज़ 173 की ये रिपोर्ट मतलब है होती है, ये जो जिसे हम चलान कहते हैं, तो ये 173 CRPC का सेक्शन है, उसके तहत ये बजाई जाती है। तो जब ये रेलेवेंट स्टेज आएगी तो इंशाल्लाह से हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो कोई साहिबान जो महल लेट आए थे उनकी हाज़िरी हाँ जी, हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब आए ना जी? नहीं, क्या आपका क्या नाम है जी? खुर्रम शहजाद।
हाँ जी, खुरम शहजाद, आपका रोल नंबर है 15। अगर रोल नंबर याद रख तो ज़्यादा अच्छा होता है। 15। और कोई रह गया? हाँ जी, क्या? खुबैर। जी 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 जी, ये खुबैर शरीफ जी, आपका 7 रोल नंबर है। आगे जी 8, ये मोहम्मद कुर्बान। मैंने हाज़री शुरू में लगा लेता हूँ, इसलिए कोशिश करें कि शुरू में ही आप आ जाएं जी। फ़िलहाल तो ये हमारा ऑफिस इतनी कुछ सख्ती नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली यू विल सी कि वो फ़ाइन भी करते हैं। हाँ जी, मैं रजिस्टर उनके पास भिजवा देता हूँ, वो जिनकी एब्सेंट होती है वो उन्हें फ़ाइन भी करते हैं। तो फ़िलहाल तो वो अभी इस पे तो जो उन्होंने नहीं दी है, तो इसलिए कोशिश करें कि ये रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मतलब है कि आप आधा घंटे की ये इसमें है वक्फ़ा है, रिसेस है। तो इंशाल्लाह 11:30 बजे वी विल अगेन असेंबल हेयर एंड नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट वो पाकिस्तान पिनल कोड है, PPC, वो होगा। देख लेते हैं चक्कर मार के थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, फिर देखो फिर ऐसे बैठा भी नहीं जाता है। इस तरफ से